कथाकार बनता है तो वो वही नहीं रह जाता जो इतिहास में है, बल्कि वो रचनाकार के समय और रचनाकार के अपने दृष्टिकोण के साथ गुजरकर वो एक नया रूप लेता है। और इस तरह से डिस्कवर हम कहते हैं कि वो पुनराविष्कृत होता है, फिर से खोजा जाता है, और ये खोज लगातार चलती है। एक समय में राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठी का सत्र चला था जिसका नाम ही था कबीर की खोज, डिस्कवरी ऑफ कबीर। तो आप हमेशा खोजते हैं, यह आप पर निर्भर करता है कि 2024 के इस तारीख में रहकर आप कबीर को कैसे खोजते हैं, कैसे डिस्कवर करते हैं। अगर आप डिस्कवर नहीं कीजिएगा तो कबीर आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। और कभी आपके लिए मायने क्यों रखें? अगर आप अपने लिए उनको नहीं खोजते हैं तो कबीर आपके लिए कुछ नहीं है। कुछ कविताएं हैं, कुछ दोहे हैं, कुछ पदावलियां हैं, हो गया, कबीर का इतना काम था उन्होंने कर दिया। लेकिन अगर आप डिस्कवर नहीं करते हैं, अगर आप खोजते नहीं हैं, कबीर को अपने स्वयं में नहीं खोजते हैं, अपने लिए नहीं खोजते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्तित्व का अपने समय में ही रह जाना ठीक है। लेकिन 600 साल बाद, उसके बाद भी हम कबीर को अपने बीच में पाते हैं। 1981 में हम कबीर को अपने बीच में पाते हैं, तो भीष्म जी कबीर की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं सीधे नाटक पर आऊँ और अन्य बातें कहूँ, कुछ चीज़ों के बारे में मुझे ये संकेत दिया गया था कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए भीष्म साहनी के बारे में, उनके कथाकार रूप के बारे में, या भीष्म साहनी के पूरी यात्रा के बारे में, भीष्म साहनी ने कितने तरह के संघर्ष देखे उसके बारे में। आप सभी जानते हैं कि भीष्म साहनी का जन्म जब 1915 में हुआ तो आज़ादी के कितने पहले साल की बात है। यानी जब हमको आज़ादी मिल रही थी 1947 में, तो उनकी, आप कह सकते हैं कि वो बहुत पूरी तरह से नौजवान, 1915 और 1947 लगभग 32 साल, 1915 47 वर्ष, 32 वर्ष, वही कह रहे 32 साल। 32 साल तो वो एक कहिए कि युवा अवस्था की वो अवस्था है जिसमें आप पूरी दुनिया को देखते हैं। तो आज़ादी के पहले भीष्म साहनी रावलपिंडी या लाहौर में पढ़ते हुए, या लाहौर के उस कॉलेज में पढ़ते हुए जहाँ भगत सिंह और उनके साथी पढ़ते रहे, और उस पूरे दौर को याद कीजिए, उस दौर से भीष्म साहनी आए वर्तमान के पाकिस्तान के उस हिस्से से जो रावलपिंडी का हिस्सा है या लाहौर का हिस्सा है। इसीलिए भीष्म साहनी के पूरे रचना व्यक्तित्व में, इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की पीड़ा है, उनके पूरे रचना व्यक्तित्व में इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सफरिंग, उसकी यात्रा, और इस यात्रा का एक सूत्र जो है वो आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी के समय का संघर्ष, या उसकी उठापटक, उसकी छटपटाहट, या फिर उससे भी बड़ी घटना, जिसको ऐतिहासिक घटना जिसको हम लोग कहते हैं भारत का विभाजन, जो एक आप कह सकते हैं ऐसी पीड़ा, ऐसी सफरिंग जिससे गुजरेंगे जब आप साहित्य के जरिए, भीष्म साहनी के साहित्य के जरिए, तो आपको समझ में वो बात आएगी कि किस पीड़ा से भीष्म साहनी या उस समय के लोग गुजर रहे थे। तो एक तो आप इसको ध्यान में दीजिए कि भीष्म साहनी को समझना आपके लिए ज़रूरी है, उनकी पूरी यात्रा को समझना आपके लिए ज़रूरी है, चाहे कथाकार के रूप में भीष्म साहनी को समझना हो, चाहे नाटककार के रूप में, जो भी जिसकी चर्चा अभी हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। एक और ज़रूरी चीज़ है उनके नाटकों को समझने से पहले कि हमारे सामने 4 नाटककार हैं हिंदी में, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश और भीष्म साहनी। मैं 4 नाटकों का उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण नाटककार हैं, उसके बाद भी बहुत सारे नाटककार हैं, लेकिन इनकी यात्रा से आप पूरे हिंदी नाटक की यात्रा को भी पकड़ सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय, ठीक है, या जयशंकर प्रसाद का समय आज़ादी के ठीक पहले, या मोहन राकेश का आज़ादी के ठीक बाद, और फिर भीष्म साहनी आज़ादी के काफ़ी बाद, जब उन्होंने नाटक लिखना शुरू। तो नाटककार के रूप में ये जो यात्रा है इसको समझना, इसको भी समझना आपको जरूरी है। हिंदी नाटक की कैसे विकास यात्रा कैसे हो रही है, उसमें मैं सिर्फ एक चीज़ का ध्यान में आपको ध्यान में जिस संकट की तरफ प्रोफेसर तरुण कुमार ने इशारा किया, वो ये कि भारतेंदु मूलतः कवि, गद्यकार और नाटककार। आप देखिएगा, कवि,
गद्यकार और नाटककार। फिर आप आते हैं जयशंकर प्रसाद, मूलतः कवि, कथाकार, नाटककार। अब आप इधर आए, फिर तीसरे आप आते हैं मोहन राकेश, मूलतः कथाकार और नाटककार। फिर आते हैं भीष्म साहनी की तरफ, मूलतः कथाकार फिर नाटककार। ऐसा क्यों? मेरा ये कहना है कि नाटक जो विधा है वो एक अंतर्गुंफन की विधा है, उसमें विधाएं अंतर्गुंफित हैं। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि उसकी विशिष्टता क्या है, नाटक क्यों अलग है कहानी से। नाटक क्यों, जैसे कई बार हम कहते हैं किसी विधा की, साहित्य की या कला की या किसी भी विधा की आवश्यकता क्यों? जब छायावादी कविता लिखी जा रही थी उसी समय प्रेमचंद के उपन्यास लिखे जा रहे थे। क्या दोनों में कोई आप पहचान सकते हैं उसका? लिखी जा उसी समय कहानियां लिखी जा रही थी, प्रेमचंद के उपन्यास लिखे जा रहे थे, और जिस समय छायावादी कविता लिखी जा रही। आप क्या सहमत नहीं है? सहमत ऐसे सहमत है? छायावादी कविता जब लिखी जा रही थी लगभग उसी समय उसी के समानांतर प्रेमचंद की कहानियां और उपन्यास भी लिखे जा रहे थे। क्या उन दोनों को एक साथ रखकर पहचान सकते हैं कि वो एक ही समय की रचना है क्या? छायावादी कविता की भाषा, उसकी अभिव्यक्ति, उसकी भाव व्यंजना और क्या 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 वो आपको समझ में नहीं आएगी कि ये क्या है। और फिर आपको ये इनके उपन्यास, इनकी कहानियां बिल्कुल यथार्थवादी ढंग से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि युग सत्य जब विधा बदल जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं जैसे ही विधा बदलती है युग सत्य का रूप बदल जाता है, उसका तरीका बदल जाता है, उसका चेहरा बदल जाता है। उसी समय का युग सत्य जिस रूप में छायावादी कविता में व्यक्त हो रही थी, उसी समय का युग सत्य अपने नए रूप में गद्य में, प्रेमचंद में, कहानी में, उपन्यास में वो युग सत्य व्यक्त हो रहा है। तो इसलिए जब भीष्म साहनी कहानी लिख रहे हैं और ये कहानी उन्होंने, मैं अक्सर बहुत कि रचनाकार जो पूत के पास क्या तुलसीदास के बारे में, उनको तो राम बोला भी कहते थे ना, उनके बारे में कहते थे कि हाँ पैदा होती उनके मुंह से सबसे पहले राम निकला, उन्हें ऐसा कहते इसलिए राम बोला, यानी पूत का पाँव जो है पालने में ही पता चल जाता है, इस तरह की बात कहते हैं। तो कभी तो कुछ लोग तो थोड़ा बहुत भी अक्षर जोड़ना शुरू करते हैं, कविता शुरू कर देते हैं। आप लोग जो लोग हैं उसमें पता नहीं कितने कवि होंगे, और बहुत लोग कवि होंगे, कोई कविता तुरंत शुरू है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मोहन राकेश 1900 भीष्म साहनी 1915 में उनका जन्म होता है, और उनका पहला कहानी संग्रह या उनकी पहली कहानी सर्वाधिक चर्चित होती है 1955 में आती है, चीफ की कहानी 1955। कितने साल बाद? 40 साल। 40 साल बाद वो साहित्य की तरफ आते हैं। तो 40 साल पहले क्या है, इसको भी आपको समझना जरूरी है। देर से आते हैं वो, कथा लेखन में भी भीष्म साहनी देर से आते हैं, और नाट्य लेखन में भी देर से आते हैं। नाट्य लेखन में तो जब वो 60 साल के हो जाते हैं तब वो अपना पहला नाटक लिखते हैं, आनुष, जब उनकी उम्र 60 साल की। कथा साहित्य की सारी उपलब्धियों के बाद, हाँ, कथा साहित्य की सारी उपलब्धियों के बाद वो नाट्य लेखन की तरफ आते हैं। तो ये भी समझना जरूरी है। तब उनका व्यक्तित्व, जो रचना में व्यक्तित्व है भीष्म साहनी का, विशिष्ट रचना व्यक्तित्व, वो आपको समझ में ठीक से आए। और भीष्म साहनी की जो कहानियां हैं, तो मैंने बताया आपको कि उनके जन्म के 40 साल बाद वो कहानियां सामने आ रही हैं, और जिसको भीष्म साहनी के पूरे व्यक्तित्व में जो उनका व्यक्तित्व निर्माण हो रहा है, उसमें आज़ादी की, जो मैंने पहले बताया कि लाहौर या रावलपिंडी का वो समय, या फिर वो अपने बहुत दिनों तक तो व्यापार वगैरह भी करते रहे भीष्म साहनी, कुछ छोटी मोटी नौकरी भी करते रहे, कई तरह का काम करते रहे अपने को, अपना जीवन यापन करने के लिए। उनके बड़े भाई बलराज साहनी, पता नहीं आप लोगों ने सुना है, सारे लोगों ने, अगर नहीं सुना तो जान लीजिए, क्योंकि भारतीय सिनेमा के कुछ बड़े नाम में से एक नाम है बलराज साहनी। लोग कहते हैं अगर आपको अभिनय
भारतीय अभिनय समझना है या हिंदी अभिनय समझना है, हिंदी सिनेमा का बेहतरीन अभिनेता अगर आपको देखना है तो 2-3 जो 4 नाम लिए जाएंगे उनमें बलराज साहनी के। तो बलराज साहनी के छोटे भाई हैं भीष्म साहनी, और भीष्म साहनी का जो आरंभिक जीवन है उसमें नाटक, अभिनय, निर्देशन ये पूरी तरह से भरा। उनकी पूरे जीवनचर्या में ही नाटक है। वो अभिनय करते थे, वो निर्देशन करते थे, जब स्कूल में थे तब अभिनय करते थे, बचपन में अपने बड़े भाई बलराज साहनी के साथ अभिनय करते थे। कुछ बड़े होने के बाद कॉलेज में बहुत सारे अंग्रेजी नाटकों का उन्होंने में अभिनय किया। आगे चलकर एक संस्था का नाम आता है जिसकी चर्चा उन्होंने अपनी आत्मकथा आज के अतीत, जो उनकी आत्मकथा का नाम है वो आज के अतीत है, वो भी पढ़िएगा तो आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। उसमें चर्चा उन्होंने की है कि कैसे वो इप्टा के संपर्क में। तो भीष्म साहनी को समझने के लिए, उनकी नाट्य यात्रा को समझने के लिए इप्टा को भी समझना चाहिए। इप्टा का संक्षिप्त ये नाम मैं बोल रहा हूँ, उसका पूरा नाम है इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन। हिंदी में इसको आप कह सकते हैं, नोट कर सकते हैं, भारतीय जन नाट्य संघ। ठीक है, तो ये था। और उस समय का जो दौर था उसमें इप्टा 1943 में उसकी स्थापना हुई, यानी भीष्म साहनी उसके संपर्क में अपनी युवावस्था में ही आ गए और मुंबई में आ गए। मुंबई में लंबे समय तक इप्टा के मंच से उन्होंने कई नाटकों का मंचन किया, यानी कथा लेखन या साहित्य की तरफ आने के बहुत पहले, यानी 40 वर्ष की उम्र तक वो अभिनय, निर्देशन, इप्टा के मंच पर काम करना, इससे बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े। कई बार एक जीवन में तो विडंबनाएं होती है ना, अपनी सोचता कुछ है, बन कुछ जाता है। पढ़े फारसी, पढ़े फारसी, इसकी सब नहीं जानते, बेचे थे। अबे फारसी मैंने ये विडंबना कि आपने फारसी पढ़ी, यार जैसे विडंबना ये होती कि मैंने हिंदी पढ़ा बहुत, उसके बाद और मैं तेल बेच रहा हूँ, या मैं क्या पकौड़े की दुकान पढ़ के तो पकौड़ा बेच रहा है, पकौड़ा पढ़ते। हाँ मैंने हनुमान जी का हिंदी पढ़ रहे हैं तो मेहनत की और उसका पकौड़ा बेचा। तो आप कहेंगे कि देखो किस्मत का खेल, फारसी बेचे थे, ये कहा। तो ये जो एक मजेदार है कि बलराज साहनी आरंभ में लेखक बनना चाहते थे, उनके बड़े भाई। ये आप लोग को जानना चाहिए, बलराज साहनी लेखक बनना चाहते थे। वो शांति निकेतन में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के सानिध्य में रहे, वो गांधी के संपर्क में रहे और वो लेखक बनना चाहते थे बहुत गंभीरता से। लेकिन वो बने क्या और स्थापित क्या हुए और उनकी महानता कहाँ व्यक्त हुई? वो अभिनेता। और ये जो है भीष्म साहनी, बचपन से उनकी एक ही आकांक्षा थी, क्या? अभिनेता बनने की, निर्देशक बनने की। लेकिन अंततः उनकी ख्याति जो सामने आई ज्यादा बड़ी पैमाने पर, वो तमस जैसे उपन्यास से सामने आई, या चीफ की दावत जैसी कहानी, अमृतसर आ गया है जैसी कहानी से उनकी व्याख्या, उनकी ख्याति सामने आई। दोनों फिर से लौटते हैं अपनी मूल क्या कहते हैं, इच्छा के। यानी बलराज साहनी जो बनना चाहते थे एक लेखक, लेकिन बन गए अभिनेता। भीष्म साहनी जो बनना चाहते थे अभिनेता, बन गए लेखक। लेकिन दोनों अंतिम समय में पुनः वो काम करते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं। यानी भीष्म साहनी ने अंतिम समय में अभिनय किया, आपको मालूम होना चाहिए, लिटिल बुद्धा, मिस्टर मिसेज अय्यर, और तमस जो उनके उपन्यास पर बनी हुई टेलीफिल्म है तमस, उसमें उन्होंने भूमिका अभिनीत की। मोहन जोशी हाजिर हो, उनकी पहली फिल्म मोहन जोशी हाजिर, और उसमें उन्होंने अभिनय। और बलराज साहनी ने अंतिम समय में सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी मातृभाषा पंजाबी में लेखन किया और वो पंजाबी भाषा के महत्वपूर्ण लेखक के रूप में स्थापित किया। अब ये देखिए ये कैसे चलता है, जीवन यात्रा कैसे चलती है। तो ठीक है, मैं अभिनेता रहा हूँ, अभी मैं आपके सामने दूसरे रूप में प्रस्तुत हूँ। तो अपनी भूमिका को पहचानिए और स्थितियों को समझिए। तो एक चीज जो मैं बताना चाहता था वो ये कि नाटक अंतर्गुंफन की कला है, कई साहित्यिक मेल की कला है, वो दृश्य काव्य है, हमारे शास्त्र में कहा गया है
दृश्यम च श्रव्यम भवेत्, तो दृश्य भी है श्रव्य भी है। आप सब लोग शास्त्रीय कोटि जानते होंगे कि काव्य को दृश्य काव्य में और श्रव्य काव्य में बांटा जाता है, यानी मीडियम है, दृश्य और श्रव्य और कुछ नहीं हो, माध्यम है। किस माध्यम से कविता आप तक पहुंचेगी, तो दृश्य माध्यम से, और किस माध्यम से, श्रव्य माध्यम से। जब पाठ का विकास नहीं हुआ था, प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था, तो कविता या साहित्य कैसे पहुंचता था? या तो नाटक के माध्यम से, दृश्य माध्यम से, या तो श्रव्य माध्यम से। कवि अपनी रचना का स्वयं पाठ करता था या दूसरे लोग पाठ करते थे। तो जो मैं उस शास्त्र की उस व्याख्या में अभी जाने का अवकाश नहीं है, आप जानते भी होंगे और आपको जानना चाहिए। तो ये आप ध्यान में रखेंगे उनके नाटक पर आने के पहले कि एक विराट और विविध जीवन का अनुभव लेने के बाद भीष्म साहनी साहित्य की तरफ आते हैं, और वो विराट विविध जीवन का जो अनुभव है वो उनकी कहानियों में और बाद में चलकर उनके नाटक में वो आता है सामने। उनकी कहानी की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जिसको हम लोगों ने अब तक समझा है, वो है विरोधाभास। उनकी कहानी में चीफ की दाल, विरोधाभास, अमृतसर आ गया है, त्रास, साधवी, गंगो को जाया, वहां चूक, पता नहीं कितनी कहानी है उसमें। विरोधाभास, विडंबना, आयरनी, जिसको अभी हमने कहा बड़े फारसी बेचे थे, और अपने समय का यथार्थ और उससे निकलने वाली विद्रूपता, ये सब उनकी कहानियों में है। और अपने बदले हुए रूप में उनके नाटक में भी वो चीजें आती हैं। यानी अगर एक नाटककार के रूप में आपको समझना है तो भीष्म साहनी की उस यात्रा को समझना होगा जिसमें वो रंगमंच से गहरे जुड़े हैं, जिससे वो अभिनेता के रूप में भी उनकी ख्याति को बहुत ही गहरा जुड़ाव है, निर्देशक के रूप में भी गहरा जुड़ाव है, और फिर एक कथाकार के रूप में 20 साल तक अपना विकास करते हैं, और अपना पहला नाटक कथा लेखन शुरुआत करने के 20 साल बाद 1977 में करते हैं, हानूश। तो उनके जो महत्वपूर्ण नाटक हैं वो भी आपके जहन में रहना चाहिए। उनका पहला नाटक है हानूश, जो 1977 में लिखा गया, और उनका दूसरा नाटक है ये जो अभी आप इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो दूसरा नाटक है कबरा खड़ा बजा, ये दूसरा नाटक। और फिर जो उनका महत्वपूर्ण नाटक है वो है माधवी, और फिर एक और महत्वपूर्ण नाटक है वो है आलमगीर, और फिर एक और महत्वपूर्ण नाटक है मुआवजे, और एक और नाटक है रंग दे बसंती चोला। लेकिन उनकी जो नाटककार के रूप में ख्याति या जो उनकी अमरता है वो मुख्यतः 3-4 नाटकों से है। वो है हानूश, जो हिंदी नाटक की पूरी परंपरा का एक तरह से मील का पत्थर माना जाता है। अगर आपको 10 नाटकों का या 3 नाटकों का कहा जाए उदाहरण, 4 नाटकों का आप उदाहरण हिंदी के 5 अधिक अच्छे नाटक का उदाहरण देना चाहें तो आप कहेंगे अंधेर नगरी, आप कहेंगे चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त प्रसाद का कोई एक नाटक, या फिर आप आएंगे तो कोणार्क की तरफ आ सकते हैं थोड़ा सा, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक, और फिर आप आएंगे आषाढ़ का एक दिन, और तब 5वें नाटक में आपको हानूश का नाम लेना ही पड़ता। ये इतना महत्वपूर्ण नाटक है हिंदी नाटक लेखन की विकास यात्रा हानूश। ठीक, जरूर पढ़िए, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो हानूश 1977 में लिखा गया, और मेरे पास उनकी आत्मकथा का वो पन्ना पलटा हुआ है जिसमें हानूश के बारे में, ध्यान दो, हानूश के बारे में नाटक का मैंने भीष्म जी ने यहाँ लिखा। नाटक अभी खेला ही जा रहा था, यानी नाटक का मतलब हानूश अभी खेला ही जा रहा था, जब मुझे एक दिन प्रातः अमृता प्रीतम का टेलीफोन आया। अमृता प्रीतम जानती है, सब जानते हैं सब लोग अमृता प्रीतम क्या? पाकिस्तान उनका भी, हाँ वो पहले, लेकिन वो भारतीय है। अमृता प्रीतम का टेलीफोन आया, मुझे नाटक पर मुबारकबाद देते हुए अमृता प्रीतम बोलती हैं, भीष्म साहनी को फोन करके क्या बोलती है अमृता प्रीतम? तुमने इमरजेंसी पर खूब चोट की, तुमने इमरजेंसी पर खूब चोट की है, मुबारक। 1977 में ये नाटक लिखा गया हानूश, जो मध्यकालीन चेकोस्लोवाकिया के एक घड़ी बनाने वाले घड़ी साज जो आविष्कार करता है, पहले ही घड़ी का आविष्कार करता है, उसके
की पृष्ठभूमि और घड़ी बनाने के द्वंद्व को लेकर लिखे गए नाटक को देखते हुए अमृता प्रीतम कह रही हैं कि तुमने इमरजेंसी पर खूब चोट की। तो इसका मतलब क्या है? ये तो सही है। अब आगे लिखते हैं, ये अमृता जी की ओर से मुबारक, मैंने इससे तो गहरा संतोष हुआ, पर उनका ये कहना कि इमरजेंसी में मैंने चोट की है सुनकर मैं जरूर चौंका। उन्हें इमरजेंसी क्या सुनी? इमरजेंसी तो मेरे ख्वाब में भी नहीं थी। देखिए रचना कैसे बनती है। इमरजेंसी तो मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं थी। मैं तो बरसों से अपनी ही इमरजेंसी से जूझता रहा। अपनी ही इमरजेंसी का मतलब जो रचनाकार के खुद के भीतर, आप मुक्तिबोध को पढ़ेंगे तब वो पता चलेगा कि सबके भीतर एक सेंसरशिप होता है, एक इमरजेंसी होती है, उसको रोकती है। ठीक है, तो मैं तो अपनी ही इमरजेंसी से जूझता रहा था। बेशक जमाना इमरजेंसी का ही था जब नाटक ने अंतिम रूप लिया। 1975 में इमरजेंसी लगी और 1977 में ये नाटक का मंचन हुआ। यानी इसकी ओर संकेत कर रहे हैं। पर हाँ, अब अंत में जो बात लिख रहे हैं वही मैं आपको नोट कराना चाहता हूं। पर हाँ, इसमें संदेह नहीं कि निरंकुश सत्ताधारियों के रहते हर युग में, हर समाज में हानुश जैसे फनकारों कलाकारों के लिए इमरजेंसी ही बनी रहती हर समय, और वे अपनी निष्ठा और आस्था के लिए यातनाएं भोगते रहते हैं। यही उनकी नियति है। यानी सत्ता के सामने जो कलाकार है, फनकार है, रचनाकार है, उसके लिए हमेशा एक इमरजेंसी ही है। और उसकी अपनी निष्ठा और आस्था के कारण, उसकी जो निष्ठा है, उसका जो कमिटमेंट है, उसके जो संवेदना, वो एक तरह से उसके कारण ही उसको यातना भोगना ही है। ये उसकी नियत है। फिर कबीर के बारे में, तुलसीदास के बारे में, उनकी नियति और उनके संघर्ष के बारे में तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कैसे अपने समय में ब्राह्मण समाज का कैसे मुकाबला किया, उनको क्या क्या हुआ। रामचरितमानस अवधि में जब लिखना शुरू किया तो उनके साथ क्या हुआ, ये सब आप जानते हैं। क्या यातनाएं उन्होंने भोगी। अब मानस का हंस जो अमृतलाल नागर का उपन्यास है, पढ़िए, पता चलेगा कि रचनाकार का क्या संघर्ष है, उसकी क्या यातना है। कबीर भी उससे अलग नहीं। और यही हानुश में जिसको उन्होंने मध्यकालीन चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि में और मध्यकालीन चेकोस्लोवाकिया में रहने वाला एक कुफलसाज यानी ताला बनाने वाला कारीगर कैसे घड़ी बनाने के बारे में सोचता है और उसका आविष्कार करने जुट जाता है, उसकी एक कहानी उन्होंने सुनी थी। किससे? अपने मित्र निर्मल वर्मा से, जो उस समय चेकोस्लोवाकिया में रहते थे। चेकोस्लोवाकिया में घूमते हुए अचानक वो एक बीचों बीच चौराहे पर उन्होंने एक बहुत बड़ी मीनार पर घड़ी देखी। तो उसके बारे में बताया निर्मल वर्मा ने कि ये हानुश की घड़ी। हानुश तब बताया उन्होंने कि हानुश ने चेकोस्लोवाकिया की पहली घड़ी बनाई और उस घड़ी पे उसको बहुत ज़्यादा पुरस्कार मिला राजा की तरफ से, उस समय का जो राजा था। अब पुरस्कार में उसकी आंखें निकलवा दी गई। ये है नाटक, हमने संक्षेप में बता दिया। ये कहानी कि उसको पुरस्कृत किया, लेकिन पुरस्कार में एक और काम किया राजा से, वो है कि हानुश की दोनों आंखें निकलवा दी। क्यों? ताकि वो दूसरी घड़ी नहीं बना, ताकि वो एक ही घड़ी रहे जो राजा के बीचों बीच, राजधानी के बीचों बीच वो एक घड़ी के रूप में रहे। लेकिन घड़ी तो एक नहीं है, मेरी कलाई में बंदी। देखिए सत्ता, निरंकुश सत्ता कहाँ चली गई और ये घड़ी टिक टिक कर रही। हानुश को याद कीजिए इस समय। तो एक तरह से हर समय का जो कलाकार, रचनाकार, साहित्यकार या कोई भी, वो अपने समय की सत्ता से जूझता ही है, जूझना ही है। और सत्ता का मतलब केवल राज सत्ता नहीं होता, पॉलिटिकल पावर ही नहीं होता, वो किसी तरह का पावर होता है। वो अध्यक्ष का भी पावर होता है, कई तरह का पावर होता है। पावर तो है, तो पावर के साथ तो आपको भिड़ना ही है, आपको प्रश्न करना ही है। वो पावर राज सत्ता की है, वो शक्ति राज सत्ता भी है, वो धर्म सत्ता भी है, वो धन सत्ता भी है। और उसमें कौन कितना पावरफुल कब होगा इसके बारे में बहुत मुश्किल है। अभी धर्म सत्ता, धन सत्ता, राज सत्ता, आप सबको देखिए, सबका खेल देख रहे हैं, आप अपनी आंखों के सामने ही देख रहे हैं। उसको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं।
लेकिन आपको ये जानना होगा कि भीष्म साहनी की जो नाटक यात्रा है, हानुश या फिर कबरा खड़ा बाजार में, या फिर माधवी, या फिर मुआवजे, या जो मैंने बताया, तो उसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान केंद्रित करना है माधवी, कबरा खड़ा बाजार में और हानुश। ये 3 नाटक मुख्य रूप से, और अगर एक और नाटक जोड़ना चाहते हैं तो मुआवजे, ये 4 नाटक, लेकिन 3 नाटक ही सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। माधवी, अब ये तीनों नाटकों में आप देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, हानुश में क्या परिवेश है? मध्यकालीन परिवेश समझते हैं? इसका क्या परिवेश है? परिवेश का मतलब वातावरण, जो ये नाटक में बहुत महत्वपूर्ण होता है, परिवेश। और नई कहानी का जो काल है, उस नई कहानी में अगर आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको जानना होगा कि नई कहानी में परिवेश निर्माण एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट हो जाता है नई कहानी आंदोलन में, परिवेश का निर्माण। इसलिए परिवेश बहुत महत्वपूर्ण है। किस परिवेश? तो मध्यकालीन चेकोस्लोवाकिया का परिवेश, जिसमें है हानुश। और माधवी में क्या है? कोई पढ़ा है माधवी? नाटक किसी ने पढ़ा? आपने पढ़ा? पढ़ी? क्या नाम है? हाँ, तो आपने उस नाटक में कौन सा परिवेश है? आपने पढ़ा है माधवी? आधुनिक काल का नाटक, महाभारत की कथा। ठीक। हाँ, महाभारत कालीन परिवेश, इतना जाने। तो इसका मतलब क्या हुआ? भीष्म साहनी के 3 नाटक हमने भी लिए समझने के लिए। उसमें पहला नाटक हानुश, मध्यकालीन चेकोस्लोवाकिया का परिवेश है। एक और नाटक माधवी, उसमें महाभारत कालीन परिवेश है। महाभारत की एक छोटी सी कथा है, जो ऋषि गालव की कथा है, विश्वामित्र की कथा है। और ऋषि गालव का एक हट है कि वो अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा के रूप में 800 अश्वमेधी घोड़ा ले, और 800 अश्वमेधी घोड़ा देने के वो राजा ययाति के पास पहुंचता है। और राजा ययाति जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में रह गए, और राजा ययाति को कहता है कि हमको 800 अश्वमेधी घोड़ा चाहिए। तो उनके पास तो कुछ नहीं है, तो वो अपनी बेटी को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी को यह वरदान मिला है कि इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक वो चक्रवर्ती समझेगा, इसको वरदान मिला। ठीक है, तो पहले राजा के पास माधवी को ले जाता है, उससे 200 अश्वमेधी घोड़े मिलते हैं, उससे गर्भ से उत्पन्न होता है राजा का एक पुत्र। उसके फिर वहां से ले जाता है गालव दूसरे। अब ये चक्र है जिसमें आपको पुरुष सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक रूप का जो घृणित रूप है वो हमको दिखाई देता है। अब माधवी किस तरह से यातना से गुजरती है। तो चलिए, मैं हानुश पर, माधवी पर अपनी बात नहीं रखना चाह रहा हूँ। ये आपको परिवेश समझना बहुत जरूरी है। और कबरा खड़ा बाजार में तो स्पष्ट है, तो वो मध्यकालीन परिवेश है, हमारे भारत का भक्ति आंदोलन के समय का परिवेश है। एक समय में मैंने स्वयं भीष्म जी से पूछा था, तो भीष्म जी ने कहा था कि मैंने पूछा था हानुश के बाद कबरा के बाद, कबरा के समय, कि आप ये हमेशा पृष्ठभूमि ऐतिहासिक क्यों लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि नाटककार के रूप में परिवेश निर्माण से छुट्टी मिल जाए, यानी परिवेश निर्मित, सेटिंग निर्मित। आपको सेटिंग के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको माथापच्ची करने की जरूरत है कि कबीर का परिवेश क्या था? क्या माथापच्ची करने की जरूरत है? या काशी का परिवेश क्या था? या काशी के समय क्या था? उसमें किस तरह के गंगा घाट हुआ करते थे, किस तरह से छतरियां लगा करती थी, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो परिवेश निर्माण एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो नाटक का भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक, तो हानुश, जैसे मैंने बताया कि आपातकाल और रचनाकार और सत्ता का कन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। कबीर जो है वो हमने बताया 1981 में उसका मंचन होता है, कबीरा खड़ा बना 1981 में। अब 1980 आपको जब हानुश पढ़ेंगे तो 1975 के आपातकाल को ध्यान में रखेंगे। और 1981 में जब ये कबीरा खड़ा बाजार में है तो उस समय की क्या स्थिति थी, कोई बता सकता है? 1980 याद है आपको? क्या क्यों 1980 पता नहीं, पैदा भी हुए एकदम पकड़ा है इन्होंने। अभी इन्होंने क्या बताया? दंगा नहीं की। एक तो सिख विरोधी दंगा हुआ है, वो तो है,
और वहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या हुई आगे चल करके, और उसके पहले से आतंकवाद का विकास, आतंकवाद ये काल है जब भारतीय राजनीति शिफ्ट कर रही है। और वो शिफ्ट कर रही है दो तीन रूप में। एक शिफ्ट कर रही है कांग्रेस की अप्रासंगिकता होती जा रही है, सामने अप्रासंगिक हो रही है, एक राजनीतिक पार्टी के रूप में कांग्रेस अप्रासंगिक हो रही है। दूसरे ये है कि अब राज सत्ता पर हावी होने के लिए एक सांप्रदायिक एजेंडा की आवश्यकता है। इसलिए आप देखिएगा उस समय नारा लगता था, न हिंदू राज न खालिस्तान, जुग जुग जिए हिंदुस्तान। उसी समय का नारा है। हमको हिंदू राज भी नहीं चाहिए, हमको खालिस्तान भी नहीं चाहिए, हमको ये पूरा भारत चाहिए, समग्र भारत चाहिए, टुकड़ा में भारत नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये वो समय है जब धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है, आतंकवाद की घटनाएं घट रही हैं पंजाब में, ठीक है। और उसका परिणति, उसकी परिणति किस रूप में होती है? इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या में। और इंदिरा गांधी जब दोबारा सत्ता में आती है तब वो हिंदू धार्मिक पहचानों को, हिंदू धार्मिक पहचान क्या है? हिंदू धार्मिक पहचान क्या है? अभी बताइए। कुछ लोग कहेंगे तिलक है, कुछ लोग कहेंगे चोटी है। कबीर देखिए, अब आपके सामने आ जाएंगे, धीरे धीरे आ ही रहे। यही तो हिंदू की पहचान का क्या मतलब? आप कहेंगे मुसलमान की पहचान क्या है? आप 1980 के पहले ये पहचान की राजनीति नहीं देखेंगे। अब यही समय है जब साउथ इंडिया में अचानक डीएमके की राजनीति शुरू हो जाती है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की द्रविड़ आंदोलन शुरू। ये 80 का दशक था। यानी एक तरफ जाति की राजनीति दक्षिण भारत में शुरू होती है, दलित और पिछड़ी जाति की राजनीति, उधर जातिवादी विमर्श, और इधर उत्तर भारत में इंदिरा गांधी के सामने संकट होता है जब उनकी सत्ता चली जाती है इमरजेंसी के बाद और दोबारा सत्ता में वापसी करती है, तो हिंदू धार्मिक पहचान को दृढ़ता से पकड़ती है, बहुत मजबूती से पकड़ती है इंदिरा गांधी। और तब से यहाँ उसी के बाद से आप देखिएगा कि राम मंदिर जो कहीं से भी नहीं था, राम जन्मभूमि जब कहीं से भी नहीं था, वो अचानक केंद्र में आ गया, पूरी भारतीय राजनीति के केंद्र। यही मैं संकेत करना चाहता हूँ। आप इसीलिए जब किसी रचना को पढ़ें तो इन सब बातों को अपने दिमाग में रखें। मैं अपने ढंग से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अचानक कमरा खड़ा बाजार में कबीर के व्यक्तित्व को भीष्म साहनी ने क्यों पकड़ा और उनके व्यक्तित्व के उसी पहलू को क्यों पकड़ा जिसमें वो धर्मांधता पर चोट कर रहा है, जिसमें वो निरंकुश सत्ता पर चोट कर रहा है, जिसमें सिकंदर लोदी को ललकार है, जिसमें मुल्ला पंडो पुरोहितों को, यही क्यों पकड़ा? उनका तो सबसे ताकतवर पक्ष है आध्यात्मिक पक्ष, वो क्यों नहीं पकड़ा? और उसको समझाया भी है कि ऐसा मैंने क्यों किया। अब मैं सीधे पाठ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं अब